हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेशनल मूवमेंट में समझेंगे चटगांव शस्त्रागार कांड और उसके आगे के बारे में। बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और सूर्यसेन विद्यालय में एक शिक्षक हुआ करते थे, इसीलिए उनको मास्टर दा कहा जाता था। इसमें अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलाल वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, ये सभी इस कांड में शामिल थे। ये सभी सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया और इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए वंदे मातरम नारों के बीच सूर्यसेन ने तिरंगा फहराया और इसमें काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार का गठन भी किया गया। 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी जाती है। प्रीतिलता वाडेकर की चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है। दिसंबर 1931 में सुनीता चौधरी तथा शांति घोष ने गोली मारकर एक जिला अधिकारी की हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मारकर हत्या कर दी। ये सब वो लोग हैं जिनके बारे में बहुत कम जाना जाता है, मगर ये जो हमारे देश की महिलाएं थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान किया है। 1907 में भीकाजी कामा ने स्टुगार्ट जर्मनी में समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था। इसके बाद बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो एक्ट था, उसकी जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया जिसके जो सचिव थे वो बर्किनहेड थे। और जो सचिव बर्किनहेड ने सर साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाले एक दल को नियुक्त किया। 1927 में मद्रास कांग्रेस में इसका पूर्ण बहिष्कार का निर्णय किया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी। इसका विरोध केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन, केंद्रीय सिख संघ, सभी ने इसका विरोध किया। जिन्ना गुट ने भी इसका बहिष्कार किया और साइमन गो बैक का नारा देकर के देशव्यापी हड़ताल कर दी। उसकी वजह ये थी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से इसका बहिष्कार किया जा रहा था, क्योंकि भारतीयों के पक्ष की बात कौन करेगा साइमन कमीशन में, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। जिसके हित की बात है उसमें का व्यक्ति ही नहीं है तो फिर बात कौन कहेगा। तो यहाँ पर 1930 में साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के पर विचार करने के लिए ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया। साइमन विरोधी आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक दौर में पहुंचा दिया था। इसके बाद आती है नेहरू रिपोर्ट 1920 में। तो भारत सचिव बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि ऐसा एक संविधान बनाकर तैयार करें जो भारत के सभी लोगों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और ये 1928 है, क्षमा कीजिएगा 1920 नहीं 1928 में पहली सर्वदलीय बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने का निर्णय लिया जाता है। दूसरी बैठक में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है और अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जिसमें भारत को एक नए डोमिनियन संविधान का खाका था, इसको प्रस्तुत किया जाता है। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे नेताओं ने डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वराज की मांग की और 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में जो सर्वदलीय समिति थी उसने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, इन सभी नेताओं ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना पूर्ण स्वराज की मांग के साथ की। यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया जो थी, तो सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया व मुस्लिम लीग इससे अलग हो गई। 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगें देश के सामने रखी।
और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है वो 1929 में, उसमें इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी और नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया इस रिपोर्ट में और पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग थी वो बुलंद कर दी गई, पूर्ण स्वाधीनता की। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है और यहाँ पर पूर्ण स्वराज के नारे लगते हैं, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, ये सब कहा जाता है और ये तय किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और तब से 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। अब भारत जो था जब 15 अगस्त को आज़ाद हो गया तो फिर जो 26 जनवरी थी, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो 26 जनवरी थी उस दिवस को जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था उसको विशेष महत्व देने के लिए इस संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की डेट तय की जाती है, जिसको अब हम लोग हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए हमारा जो संविधान था वो 2-3 महीने नहीं लागू किया गया। इसके बाद जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की का जो है अधिकार दे दिया और गांधी जी द्वारा यहाँ पर 11 सूत्री मांगे रखी गई 31 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन एवं रेमसे मैकडोनाल्ड जो कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके सामने 11 सूत्री मांगे रखी, जिस पर सरकार ने कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। 14 फरवरी को साबरमती में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की यात्रा करके साबरमती से डांडी तक जाते हैं और 5 अप्रैल 1930 को वहां पर पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक उठा करके कानून तोड़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने डांडी मार्च की यात्रा नेपोलियन की जो यात्रा थी एल्बा से पेरिस, उसके साथ इसकी तुलना की और इसमें जो मुसोलिनी थे, मुसोलिनी के रोम की मार्च की यात्रा से भी इसकी जो है तुलना की जाती है। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के तंजौर समुद्री तट पर त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की। वहीं पर मालाबार में वायकोम सत्याग्रह के जो नेता थे कलप्पन, उन्होंने कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा की। तो ये सब एक साथ पैरेलल यात्राएं चल रही थी। आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह के लिए शिविर बनाए गए। सरोजनी नायडू, मणिलाल तथा इमाम साहब के साथ हजारों सत्याग्रही धरसना नमक कारखाने पर हमला जो है बोल देते हैं। असम के जो सिलहट से बंगाल के नोआखाली तक का नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया और पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन जो कि सक्रिय भूमिका इसमें निभा रहा था, इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली और इस आंदोलन को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियां पेशावर से जो है भेजी गईं। रेजिमेंट ने निहत्थे लोगों को ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया। उत्तर पूर्वी जनजातियों में 13 वर्षीय युवा नागा रानी गैडिनिल्यू ने जो है इसका समर्थन किया और इस आंदोलन को कठोर दमनात्मक प्रक्रिया के द्वारा दबाया जा रहा था। अब होती है ये जो नमक सत्याग्रह था वो इस बात का था कि जब ज़मीन हमारी है और इसी ज़मीन हमारी, समुद्र हमारा, तो इससे जो हमने नमक बनाया वो नमक भी हमारा। तो जब नमक हमारा है तो हम कर किस बात का देंगे, इसी बात के लिए ये नमक सत्याग्रह किया गया था। एक जो है मुट्ठी नमक उठा करके ये कानून तोड़ करके कि जब हम नमक हमारा है तो हम उसका कर नहीं देंगे, इस बात से जुड़ा हुआ ये सत्याग्रह था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को होती है, जो कि चलती है 19 जनवरी 1931 तक का।
पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। इसमें 89 प्रतिनिधि थे जिन्होंने भाग लिया, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की और लोगों लीग ने पृथक निर्वाचन व दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी। प्रदेशों में पूर्व उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में द्वैध शासन पर सहमति बनी। यहाँ पर द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी इरविन समझौता होता है। तेज बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयासों से 17 जनवरी को दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई, जो कि 5 मार्च 1931 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा, वहीं M.K. मुंशी ने इसे युग प्रवर्तक घटना कही। युवा वर्ग में असंतोष था क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 में लाहौर में फांसी दी जाने वाली थी, जिस पर गांधी जी ने कोई चर्चा या मांग नहीं की। मार्च 1931 में कराची अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे इसी वजह से दिखाए। कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसमें गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है मगर गांधीवाद नहीं। राउंड टेबल का सेकंड नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।